प्रिय विद्यार्थियों, आज आपका एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल इंजीनियर विराट संदीप आर्या में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी संस्था द्वारा या यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको लगातार वीडियो उपस्थित कराए जा रहे हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो हमारी इंजीनियर विराट संदीप आर्या की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, चाहे वो आपकी अर्थव्यवस्था का वीडियो हो, इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, मैथ, साइंस, किसी भी विषय का वीडियो हो, प्लेलिस्ट में सभी प्रकार के वीडियो डाले जा रहे हैं। तो आज हम भारतीय इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उसमें पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। जैसा कि आपने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा होगा कि हमने जो मध्यकाल को है दो भागों में डिवाइडेशन किया था। मध्यकाल, इसमें आपने पहला भाग पढ़ा होगा पूर्व मध्यकाल, और एक भाग बनाया था आपने उत्तर मध्यकाल का। तो पूर्व मध्यकाल में आपने पढ़ा था भारत में अरबी आक्रमण, भारत में तुर्कों के आक्रमण, और तुर्कों में बताया था कि जो मोहम्मद गौरी था, जिसका वास्तविक नाम शिहाबुद्दीन गौरी था, उसने किस प्रकार भारत में आधिपत्य स्थापित किया। अर्थात 1192 के ईरान की द्वितीय युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना होती है, लेकिन 1194 ईस्वी के चंदावर युद्ध में जब मोहम्मद गौरी जयचंद्र को पराजित कर देता तो उसे एक ठोस कदम मिलता है और 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है तो आप जानते हैं इसके एक भी पुत्र नहीं थे। इसका जो प्रशासन है, इसकी जो आगे की जो रणनीति है वो कुतुबुद्दीन ऐबक बनाता है, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने भारत को जब विजित किया था तो अपने सारी क्षेत्र कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर चला गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसी पर एक नया वंश चलाया था, उस वंश का नाम था गुलाम वंश। आप ये भी जानते हैं कि मोहम्मद गौरी के 3 सेनापति थे, नासरुद्दीन कोबाचा, ताजुद्दीन याल्दुज और कुतुबुद्दीन ऐबक। इसमें जो नासरुद्दीन कोबाचा था उसे सिंध का क्षेत्र मिला था, ताजुद्दीन याल्दुज को गजनी का क्षेत्र मिला था, तथा जो भारत का क्षेत्र है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसी क्षेत्र में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। तो इसमें आप सबसे पहला जो टॉपिक आएगा हमारा वो आएगा दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत का जो प्रारंभ है वो 1206 ईस्वी से होता है तथा इसका अंत 1526 ईस्वी में होता है। 1206 ईस्वी में दिल्ली वंश या दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश था वो गुलाम वंश था, और दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश था वो आपका लोदी वंश था। सबसे पहले दिल्ली पर गुलाम वंश के शासकों ने शासन किया, फिर आपका दूसरा वंश इसी में आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद आप पढ़ेंगे इसमें तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद पढ़ेंगे आप इसमें सैयद वंश, और सैयद वंश के बाद पढ़ेंगे आप इसमें लोदी वंश। तो ये दिल्ली सल्तनत का कभी कभी क्रम भी आता है कि इनका क्रम क्या है, तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला जो पहला वंश था वो आपका गुलाम वंश था। दिल्ली सल्तनत में सबसे अंत में शासन किया था लोदी वंश के शासकों ने। दिल्ली सल्तनत में सबसे कम जो शासन था वो खिलजी वंश के शासकों का था। मात्र इन्होंने 30 वर्ष शासन किया था, अर्थात इन्होंने 1290 से लगा के 1320 तक शासन किया था। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा जो शासन किया था वो तुगलक वंश के शासकों ने किया था। लोदी वंश की चर्चा कर लें तो लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वो इब्राहिम लोदी था, वो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक माना जाता है। इसी इब्राहिम लोदी को बाबर ने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी के पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित किया था। इस प्रकार भारत में 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है तथा भारत में एक नया वंश चलता है, उस वंश का नाम है मुगल वंश। तो इनको हम आज क्रम से पढ़ेंगे, और सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे गुलाम वंश। गुलाम वंश या इसी को बोला जाता है दास वंश, इसी को बोला जाता है मामलूक वंश, इसी को बोला जाता है आरंभिक तुर्क, क्योंकि दिल्ली पर शासन करने वाले ये प्रथम तुर्की थे, इसलिए इसे बोला जाता है आरंभिक तुर्क। ये 1206 से लगा के 1290 तक गद्दी पर बैठते हैं। तो गुलाम वंश में कुल 11 शासक हुए। गुलाम वंश को हम दास वंश, मामलूक वंश, आरंभिक तुर्क, और ये 1206 से 1290 तक चलता है। क्योंकि इसमें जो आप देखेंगे जो मुख्य शासक हुए गुलाम वंश में वो लगभग एक दूसरे के गुलाम थे। जैसे आप पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो वो भी गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश का गुलाम था बलबन, इसलिए इसको कहा गया है गुलाम वंश।
तो दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश था वो गुलाम वंश था। इसी को दास वंश, मामलुक वंश और आरंभिक तुर्क कहा जाता है। गुलाम वंश के जो संस्थापक थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो मोहम्मद गौरी का एक सेनापति था। कुतुबुद्दीन ऐबक ये 1206 से लगा के 1210 ईस्वी पर गद्दी पर बैठता है। और साथ साथ देखेंगे, यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। या गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। या गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, लाखों का दान करने वाला, पील बख्श, हाथियों का दान करने वाला, कुरान खां, ये सुरीली आवाज में कुरान पढ़ता था इसलिए कुरान खां कहते थे, तथा गरीबों की सहायता करता था इसलिए इसे हातिम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को ना राजधानी बनाकर इसने जो अपनी राजधानी है वो लाहौर बनाई थी, क्योंकि दिल्ली की जनता इसका विरोध कर रही थी, इस कारण इसने राजधानी अपनी लाहौर बनाई। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में जो प्रथम मस्जिद है कुब्बत उल इस्लाम, इसका निर्माण भी इसने दिल्ली में कराया। साथ साथ 2.5 दिन का झोपड़ा, या इसी को आपने पढ़ा होगा 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका निर्माण इसने अजमेर में करवाया, अजमेर राजस्थान, अजमेर में करवाया। तथा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार की नींव डलवाई। ये कहाँ मिलेगी हमें, तो ये दिल्ली मिलती है। तो इतनी इसकी स्थापत्य कला थी। भारत में जो स्थापित प्रथम मस्जिद है वो कुब्बत उल इस्लाम है, दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया तथा अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में इसने कुतुब मीनार की नींव डाली। इसके अलावा आप देखेंगे 1210 ईस्वी में पोलो, जिसे कि चौगान के नाम से भी जाना जाता है, पोलो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये कुतुब मीनार की जो नींव है केवल डाल के ही ये चला जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है ये भी लाहौर में बनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के एक भी पुत्र नहीं थे, तो ऐसा माना जाता है किसके बाद जो इसका उत्तराधिकारी बना आराम शाह बना, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि आराम शाह जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था। इसके अलावा आराम शाह की हत्या कर देता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम तथा दामाद था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो सबसे प्रतापी शासक बैठता है वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ये 1211 से लगा के 1236 ईस्वी तक गद्दी पर बैठता है। तो इसके बाद अब इल्तुतमिश को पढ़ेंगे। तो इल्तुतमिश के बारे में कितना पढ़ना पड़ता है, इल्तुतमिश 1211 से लगा के 1236 ईस्वी तक। इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या की और दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। इसने राजधानी लाहौर से इसने दिल्ली स्थानांतरित कर दी, दिल्ली राजधानी बनाई। पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले दिल्ली को राजधानी किसने बनाया, तो इल्तुतमिश ने बनाया। इसके पहले राजधानी कहाँ थी, लाहौर थी। इसके अलावा इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ये भी प्रश्न आता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो ये इल्तुतमिश को कहा जाता है। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने केवल अपने दिमाग में बनाया था कि मैं इस प्रकार से बैठक, इस प्रकार से यहाँ की राज व्यवस्था बनाऊंगा, इस प्रकार से यहाँ का सैन्य व्यवस्था होगा, लेकिन इल्तुतमिश ने उसका गठन ही कर डाला। इसके अलावा इल्तुतमिश ने चालीसा दल, जिसे कि बोला जाता है तुर्कान ए चहलगानी, चालीसा दल का गठन किया। चालीसा दल 40 एक सरदारों का एक गुट था, उसी को बोला जाता था चालीसा दल, या बोला जाता था तुर्कान ए चहलगानी। इसके अलावा इल्तुतमिश ने 2 सिक्के भी चलाए, चांदी का टका और तांबे का जीतल। ये पूछ लिया जाता है चांदी के टका और तांबे के जीतल नामक 2 सिक्के किसने चलाए, इल्तुतमिश ने चलाए। इसके अलावा इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां जलालुद्दीन मांगवरनी का पीछा करते हुए भारत आता है। अर्थात चंगेज खां और जलालुद्दीन मांगवरनी दोनों के बीच आपस में लड़ाई हो जाती है, तो जलालुद्दीन भागकर भारत आ जाता है। तो भारत की सीमा में चंगेज खां भी आ जाता है और चंगेज खां इल्तुतमिश से ये कहता है कि आप जलालुद्दीन मांगवरनी की सहायता न करो। तो इल्तुतमिश जलालुद्दीन मांगवरनी की सहायता नहीं करता है, जिससे चंगेज खां वापस चला जाता है।
इसके अलावा इल्तुतमिश में यदि कार्य देखें स्थापत्य कला की दृष्टि से, तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य पूरा कराया। कुतुब मीनार से 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक तो बनता है कि नींव किसने डाली, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूरा किसने करवाया, इल्तुतमिश ने। इसके अलावा यदि कह दिया जाए कुतुब मीनार का वर्तमान स्वरूप किसने बनवाया था, तो कुतुब मीनार का जो वर्तमान स्वरूप है ये फिरोज शाह तुगलक। अभी आप आगे पढ़ेंगे तुगलक वंश, तो उसी मिलेगा फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने PWD अर्थात लोक निर्माण विभाग की स्थापना की और उसी के अंतर्गत भारत की जो ऐतिहासिक बिल्डिंगें थी उसको उसने उस पर कार्य चालू किया जो नष्ट हो गई थी। तो जो आपकी कुतुब मीनार थी, बिजली के कारण इसकी तीसरी मंजिल नष्ट हो जाती है, तो फिरोज शाह तुगलक तीसरी मंजिल के साथ साथ चौथी मंजिल का निर्माण कराता है। इस कारण जो कुतुब मीनार का वर्तमान रूप देखने को मिलता है वो फिरोज शाह तुगलक द्वारा ही बनाया गया था। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो जाती है। इसके बाद इसकी जो उत्तराधिकारी होती है वो इल्तुतमिश की जो उत्तराधिकारी होती है वो रजिया सुल्तान होती है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। इस प्रकार इल्तुतमिश ने सुल्तान का पद वंशानुगत बना दिया था। रजिया सुल्तान को मध्यकालीन भारत की प्रथम तथा अंतिम मुस्लिम शासिका मानी जाती है। इसके बाद दिल्ली के सिंहासन पर कोई भी महिला शासन नहीं कर पाई। इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान और रजिया सुल्तान के बाद जो महत्वपूर्ण शासक है वो है आपका बलबन। बलबन के पहले बैठा था नासरुद्दीन महमूद। इसी नासरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी। नासरुद्दीन महमूद की जो पत्नी थी वो बलबन की पुत्री थी। तो नासरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन ही गद्दी पर बैठता है। तो रजिया सुल्तान के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था वो बलबन था। तो बलबन के बारे में ऐसा माना जाता है, बलबन ये 1266 से लगा के इसने 1286 ईस्वी तक शासन किया। बलबन को नियावत ए खुदाई, इसके अलावा इसे उलूग खां की उपाधि दी गई थी नासरुद्दीन महमूद द्वारा। नासरुद्दीन महमूद इसका दमान था। जिल्ले इलाही इसकी ये महत्वपूर्ण उपाधियां थीं। तो नासरुद्दीन महमूद के शासनकाल में ही बलबन का उत्कर्ष अच्छी रूप से होता है। अर्थात बलबन को आप देखेंगे यहीं से नासरुद्दीन महमूद के शासनकाल से ही उच्च पद मिलने को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे ही नासरुद्दीन की मृत्यु होती है तो कुछ समय बाद बलबन उसका उत्तराधिकारी बन जाता है। तो बलबन नियावत ए खुदाई उलूग खां ये नासरुद्दीन महमूद द्वारा दी गई थी। स्वयं को जिल्ले इलाही भी कहता है। इसके अलावा इसने बलबन ने राजत्व का सिद्धांत दिया। यह आता है कि राजत्व का सिद्धांत किसने दिया, अर्थात इसने बताया कि पृथ्वी में राजा सूर्य के समान, अर्थात जिस प्रकार सौरमंडल में सूर्य महत्वपूर्ण होता है उसी प्रकार पृथ्वी में राजा महत्वपूर्ण होता है। राजा की जो सभी आदेश होते हैं प्रजा का पालन करना चाहिए। वो आदेश चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, किसी प्रकार के आदेश हों, प्रजा का उसका सम्मान करना चाहिए, पालन करना चाहिए। वही कहलाता है राजत्व का सिद्धांत। इसके अलावा इसी बलबन ने चालीसा दल का गठन किसने किया था, इल्तुतमिश ने। तो बलबन ने चालीसा दल को नष्ट कर दिया, अर्थात इसे तोड़ दिया। इसके अलावा बलबन ने अपने दुश्मन या विरोधियों से निपटने के लिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। अर्थात जो व्यक्ति जिस प्रकार की भाषा समझता था उसी प्रकार की ये भाषा समझाता था। इसके अलावा इसने भारत में या अपने राज दरबार में गैर इस्लामिक परंपरा भी चलाई, जिसका नाम था सिजदा और पाबूस। सिजदा अर्थात घुटने के बल लेटना, पाबोस पैर चूमना। ये दो जो प्रथाएं हैं इसने अपने दरबार में चलाई, जो आज भी चलती हैं कई जगह पर। इसके अलावा इसने ईरानी त्यौहार नवरोज का प्रचलन किया। ईरानी या इसी को बोला जाता फारसी त्यौहार।
फारसी त्यौहार नवरोज का प्रचलन किया। बलबन स्वयं को अफरासियाब वंश का बताता था, अर्थात उसका कहना ये था कि मैं स्वयं जो हूँ अफरासियाब वंश से हूँ। तो बलबन के बारे में हमें इतना पढ़ना पड़ता है। इसके अलावा यदि बलबन में और दृष्टि डाली जाए तो बलबन में आप देखेंगे बलबन ने कई सैन्य सुधार किए। इसके अलावा इसने प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया, जिससे आगे आर्थिक दशा जो हमारी खराब हो गई थी उसका एक बार से पुनः इसने उठाया। तो इसके शासनकाल में आप देखेंगे इतने कार्य होते हैं। राजत्व का सिद्धांत दिया, चालीसा दल का गठन की, चालीसा दल को नष्ट कर डाला, लौह एवं रक्त की नीति अपनाई तथा भारत में गैर इस्लामिक परंपरा सिजदा और पाबूस नामक 2 प्रथाएं चलाई तथा फारसी त्यौहार या ईरानी त्यौहार नवरोज का इसने भारत में प्रचलन किया। तो इतना